एक्सप्रेसवे नहीं, यूपी का विकास वे। नए बनते एक्सप्रेसवे, ये है डबल इंजन सरकार का विजन। एक्सप्रेसवे से मिलेगी जीत या बनेगा सिर्फ मुद्दा? यूपी में हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। अब तो जुड़ते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे। हमारा सरकारी एक्सप्रेसवे था, इनका जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एटीएम वाला एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे से विकास की पड़ताल, पश्चिम से पूरब का राजनीतिक एक्सप्रेसवे। मेरठ पहुंची एनडीटीवी की टीम। महिला, बच्चे, बूढ़े, किसान के मन में क्या है? अस्पताल की कैसी व्यवस्था है यहाँ गांव में? सही है। महंगाई भी तो बढ़ रही है। सबके लिए बढ़ रही है। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया। राजनीति का अखाड़ा बन गया है उत्तर प्रदेश में बिछा एक्सप्रेसवे का जाल। लगातार जो है हमारी सरकार ने जो है वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप कर रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है या पूरा ढांचागत विकास होता है, विकास होना चाहिए, विकास का सब समर्थन करते हैं। नमस्कार, हमारे विशेष चुनावी कार्यक्रम द इलेक्शन एक्सप्रेसवे में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौड़ और एनडीटीवी का कारवा आ पहुंचा है इस एक्सप्रेसवे पर। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास, रोजगार, व्यापार, कारोबार और राजनीति का भी एक नया रास्ता है। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत प्रयागराज पर होता है। 12 जिलों को जोड़ता ये एक्सप्रेसवे वहां के जिलों के लिए क्या कुछ लेकर आया है? वहां के लोगों की इससे उम्मीदें क्या हैं? इस एक्सप्रेसवे पर लोगों को इससे कितना फायदा होगा और आगामी विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर देखने को मिलता है, ये तमाम सवाल जवाब हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव के साथ, जिसका पहला पॉइंट होगा मेरठ। तो चलिए मेरे साथ। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो सीधा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की दूरी बिल्कुल सिमट गई है। मात्र 6 घंटे में आप सीधा मेरठ से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है जो आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक के लिए उपयोग की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे जिसके पश्चिमी छोर की शुरुआत मेरठ से होती है, वहां एनडीटीवी की टीम ने जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने से मेरठ में कितना विकास हुआ है और इसका चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची उस गांव में जो सीधा इस एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात किसान से हुई। तो हमारा कारवा आ पहुंचा है बिजौली गांव। ये वो गांव है, मेरठ का पहला गांव जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। मेरे पीछे आप देखिए हरे हरे आम आप देखेंगे। अम्मी आज जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए, तो मैं इसीलिए रुक गई। मैंने सोचा थोड़े से तोड़ लूंगी, लेकिन वो भी आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्यतः किसान रहते हैं। जितना भी हमने आसपास के लोगों से बातचीत की कि मुख्यतः वहाँ पर किसान रहते हैं और यहाँ पर खेत खलियान आप मेरे पीछे देख ही पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त ये देखिए एक ट्रैक्टर आ रहा है। थोड़ा सा चच्चा को रुक के जानते हैं कि यहाँ पर किसानी का क्या हाल है। चच्चा रोकेंगे थोड़ी देर? मैं आ जाऊँ ऊपर? ट्रैक्टर पर तो हम चढ़ गए हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। चच्चा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नरेश त्यागी। त्यागी जी, ये बताइए कि क्या लेकर जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए पीछे। ये चारा है पशुओं का। कैसी किसानी यहाँ पर चल रही है? यहाँ जो है आलू बोते हैं, गन्ना बोते हैं, धान लगाते हैं।
ये एक्सप्रेसवे जो बन रहा है इससे कोई फायदा हुआ है? इससे फायदा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवे से कितना फायदा हो रहा है सर? आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है लोगों की, और स्तर तो बढ़ा ही है। तो ये जो माल आप लेकर जाते हैं, चूंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन दिल्ली एनसीआर से है, तो माल ले जाने में आसानी हुई है क्या? बहुत आसानी हुई है। किसानों से बात करने के बाद हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ एक्सप्रेसवे में जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, उनके मन में क्या है। अब देखिए कि ये पशुओं का चारा इस तरीके से काट के ले जा रहे हैं। फसलें अभी भी इनकी कटी है। कुछ और किसान भी अंदर लिए चलते हैं और ये इनके खेत खलियान है। और आम का पेड़ लग रहा है ये? हाँ जी, आम का। आम तो सारे छाट दिया आपने? हाँ। थोड़ा पीछे चलेंगे, आम दिखाइए मुझे। अमिया का स्वाद थोड़ा ले लें। ये लग रहा है जी। कच्चे तोड़ के खा सकते हैं? खा लो। देखिए ऐसे आम जो है आपको शहरों में या अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो देखने नहीं मिलेंगे। ये आपको गांव में ही देखने को मिलेंगे। कितना समय लगा इसको एकदम ही तैयार होने में? इसे लग जाता है एक साल में तैयार होता है ये। बाग तैयार होने में कम से कम 12 साल लगते हैं पूरे पेड़ को तैयार होने में, और ये फसल तैयार होने में 1 साल लगता है इसको। कैसी खेती होती है यहाँ पे? हाँ, ज्यादातर हमारे यहाँ बाग की खेती कम है। हमारे यहाँ गन्ने की, गेहूं की खेती है, पर शौकिया तौर पे किसानों ने बाग लगाए हुए हैं। बल्कि अभी हमारे जो जिला पंचायत सदस्य ऋषि त्यागी, उनका तो लगभग 250 बीघे बाग गंगा एक्सप्रेसवे के गलियारे में चला गया। अच्छा। हाँ। तो उसका कुछ मिला आपको? नहीं, उसका कुछ नहीं मिला। सरकार ने आदेश किया है कि बस उसकी लकड़ी काट के तुम बाजार में बेच सकते हो। अच्छा। तो वो मुआवजा, बाग का मुआवजा कुछ नहीं मिला उसका। तो जो जमीन यहाँ पे ली जा रही है किसानों की, कुछ मिल रहा है उसका एक्सप्रेसवे के लिए? पहले ही मिला जी, हमें तो इकट्ठा ही सब। इकट्ठा मिल गया? हाँ जी। खुश है आप? खुश हैं जी। क्या फायदा हो रहा है? ये फायदा सगड़ा होगा जब ऐसे है ना जैसे हो गए है जी। फायदा अपने मौज, बाल बच्चों सबको मौज हो गई और गांव का सुधार हो गया। गांव में अभी पिछले कुछ 4 साल से जब से एक्सप्रेसवे निकला है, तब से इतनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जितना हमने अभी तक देखा नहीं था। जैसे ही गांव था, गांव के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और जैसे यहाँ पे सब किसान थे और वो सब देखते हुए जब तक किसी का घर नहीं बन रहे थे, और मुआवजा आने की वजह से भी घर अच्छे बने हैं और सब समृद्ध भी हुए हैं। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। मैं हाईवे के बाद, मुआवजे के बाद में मैंने भी अपना काम खोला है। क्या, किस चीज़ का काम? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का। बिजोली गांव की जनता का क्या कुछ कहना है, ये हम आपको सुना रहे हैं। मेरठ के कई गांव में से एक बिजोली गांव में हमारी इलेक्शन एक्सप्रेसवे इस वक्त पहुंचा हुआ है। और जब तक चुनावी बातें गांव की पगडंडियों से होकर ना गुजरे तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। एक एक करके हर वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चच्चा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी, क्या क्या बेच रहे हैं? सब कुछ फ्रेश नजर आ रहा है मुझे। ऐसे सब कुछ मिलेगा, सब सब्जी सारी मिलेगी। कैसा चल रहा है ये सब्जियां बेचने का व्यापार? व्यापार सही चल रहा है जी। अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे बेचने के लिए? अभी तो बिजोली बेचेंगे। अभी बिजोली में बेचेंगे। गाँव में सब बिक जाता है? हाँ, सब बिक जाता है। शहर में बेचने की नहीं, कोई नहीं। हाँ, अच्छा दाम मिल रहा है? हाँ, अपने 2 रोटी अपने आराम से मिल रही है। खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल। सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हाँ, बिल्कुल। योगी जी से कह रहे हैं 2 रोटी अपने बढ़िया मिल रही है अपने। योगी जी से कोई मांग हो आपकी? चुनाव आने वाले हैं दोबारा से। बस हमारे तो यही मांग है, अपने 2 रोटी अपने आराम से बच्चों को अपने मिल रही है अपना, और क्या। नहीं, पर महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो महंगाई तो हमारे लिए कह रहे सबके लिए बढ़ रही है। सबके लिए तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब मैं जहाँ पर टमाटर किलो ले जाती थी तो मैं आधा किलो लूंगी, तो फिर आपको तो नुकसान होगा ना? नुकसान क्या होगा, हमारे तो जैसा आएगा वैसे ही बिकेगा। लगातार इस गाँव की पगडंडियों से हम गुजर रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वाकई में उसमें कितनी सच्चाई है। और लगातार लोग जो है हमारे साथ जुट रहे हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य ऋषि त्यागी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। ऋषि जी, बिजौली गांव में क्या बदलाव, सबसे पहले तो जनता यहाँ की देख रही है, उनसे मैं लगातार बातचीत कर रही हूँ, आप बताइए क्या बदलाव आया? बिजोली ग्राम में पहले, अब से 30 साल पहले पहुँचे तो हम कच्चे मकान भी दिखाई देते थे, खंजे नहीं थे, सड़कें बहुत ख़राब थी, आने जाने का रास्ता नहीं था। तो धीरे धीरे देश ने तरक्की करी, सड़कें बनी। चलिए सड़कें एक बार दिखा देते हैं। सड़कें देख लीजिए। सड़कें पक्की तो हैं, थोड़ी सी बराबर मरम्मत नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं तो हो जाएगी लग रहा है। नहीं, चुनाव क्या, अभी जैसे हर घर जल के में जो है टंकी लगी ना, तो उसमें थोड़ा सा पाइप डले, उसकी वजह से थोड़ा सा है, हो जाएंगी। और चुनाव आ रहा तो हो ही जाएंगी। घरों के अंदर भी चल लेते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे। चाचा, क्या नाम होगा आपका?
मीनू। मीनू जी क्या करते हैं आप? टायर पंचर। टायर पंचर की दुकान है। कैसा चल रहा है आपका काम? बढ़िया। कितने सालों से गांव में? बहुत दिन हो। जन्म से यही है। बदलते हुए देखा है मतलब पूरा गांव। तो तस्वीर बदली है वाकई में? हाँ बढ़िया बदली है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कुछ कहना है कि कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, बढ़िया फायदा हुआ। बढ़िया फायदा हुआ है। बढ़िया फायदा हुआ। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया। चुनाव के कोई मुद्दे हैं आपके, कोई मांगे सरकार से? बिल्कुल वोट होने को योगी जी। तो देखिए आप हर वर्ग के लोग हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं और यही मकसद है हमारे चुनावी एक्सप्रेस का भी कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो लोगों की उम्मीदें इससे थी, क्या वाकई में वो पूरी हो पाई? कहा जाता है कि गांव के विकास में महिलाओं का योगदान अतुलनीय होता है। मेरठ के इस गांव में भी हमने ऐसी ही महिलाओं से मुलाकात की। यहाँ की महिलाएं घूंघट में तो रहती हैं, लेकिन जब बात विकास की होती है तो बेहद मुखर हो जाती हैं। चुनावों की बात अधूरी रह जाती है अगर आधी आबादी की बात ना हो, यानी महिलाओं का जिक्र ना हो। एक घर में हम यहाँ पर अंदर जा रहे हैं और देखते हैं अंदर कुछ महिलाएं जो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और कुछ महिलाएं यहाँ पर काम भी कर रही हैं। थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं पहले। ताई क्या नाम है आपका? रश्मि त्यागी। रश्मि जी क्या कर रही हैं आप? चारा भैंस के लिए। हर सुबह करती हैं? हाँ जी। ताई कैसा चल रहा है सब काम यहाँ पर? अच्छा चल रहा है। कितने सालों से हैं आप यहाँ? यहाँ से हम वैसे पहले हम अंदर रहे, 1-1.5 साल हो गया यहाँ पर आए। अच्छा, गांव में व्यवस्था ठीक है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा आइए मेरे साथ कुछ बातचीत करेंगे, आगे इनसे बातचीत जारी रखेंगे। अभी तक तो इनका कहना है कि व्यवस्था गांव में ठीक है और आप देखिए कि घर भी यहाँ पर संपन्न तरीके से बने हुए हैं, यानी कि जो बंदोबस्त है वो भी ठीक है। कई महिलाएं और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितने वर्षों से हैं यहाँ? मैं तो 45 वर्ष। 45 वर्ष से। तो मतलब आपने तो पूरा स्वरूप इस गांव का बदलता देखा होगा? हाँ। कैसा देखा था और अब कैसा देख रही हैं आप? अब तो बहुत फर्क हो गया है पहले से। क्या फर्क आया? पहले तो इतनी लाइट का भी सुविधा नहीं, अब तो हर चीज़ की वैसे तो सुविधा। फिर पहले चूल्हे पे खाना बनावे, अब सिलेंडर पे? अब सिलेंडर से। सिलेंडर के दाम ठीक चल रहे हैं? हाँ जी सही चल रहे हैं। हाँ जी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगी आप? महंगाई तो बढ़ रही है। बढ़ गई है? हाँ जी। तो रसोई पर असर पड़ रहा है? हाँ जी। आप बताइए रसोई पे कितना असर पड़ रहा है? रसोई महंगाई तो हो ही रही है हर चीज़ पे। सिलेंडर तो ठीक है। गांव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है? और ये जो एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर बन रहा है, उससे कोई फायदा यहाँ पर हुआ है आप लोग? स्कूल बन गया, स्कूल बन गया है। स्कूल बन गया, सब चीज़ अच्छी हो रही है, लाइट आ गई है, अच्छी लाइट आ रही हैं और सब कुछ अच्छा ही अच्छा इनके योगी के इनके उसमें सरकार में। यहाँ पर कैसा माहौल देखते हैं आप सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि गांव जब हम सुनते हैं तो एक अलग ही दृश्य सामने आता है। आपका गांव कैसा है? नहीं, यहाँ पे काफ़ी सही है, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, काफ़ी ठीक है। तो अब कितने साल की होंगी आप? 16 की है। तो जब आप 18 की हो जाएंगी, जब वोट आप डालने की उम्र आपकी हो जाएगी, तो क्या जहन में, क्योंकि देख तो आप रही होंगी, समझती तो आप होंगी, जहन में क्या होगा, कौन सा मुद्दा होगा? नहीं, जैसे आसपास कॉलेजेस वगैरह होने चाहिए, जैसे कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है उसके लिए, एजुकेशन के लिए। क्या लेकर आ रही हो? कचहरियाँ। कचहरी दिखाओ जरा। कचहरी, ये कचहरी शहरों में मिलती नहीं है, हमारे यहाँ गांव में से कांचरे कहते हैं। बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी। तो ये क्या खेतों से लेकर आए घर के लिए? हाँ। बेचते नहीं हो? पर्दा क्यों कर रही हो? हस्बैंड का पर्दा अभी भी होता है? शर्म पे। घूंघट जो आप कर रहे हैं, कई लोग इसको बोलते हैं कि जबरदस्ती महिलाओं पर थोपा जाता है। नहीं, हम तो अपने राजी से कर रहे हैं। हमारे घर वाले ना कुछ कहते ना कुछ शर्म भी हो ना क्योंकि मर्यादा से। हाँ जी। तो कितने साल से ही करते हैं? हाँ जी। कोई दबाव नहीं बना? नहीं, कोई नहीं। अस्पताल की कैसी व्यवस्था है यहाँ गाँव में? सही है। सही है। इलाज पाने के लिए महिलाओं के लिए कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। शहर जाना पड़ता है? हाँ, जैसे आराम ना लगे दवाई गोलियों से ऐसा जाना पड़ता है। बड़ा अस्पताल नहीं है मतलब? हाँ, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, सरकारी है। एम्बुलेंस आती है टाइम हाँ पे? जी, सब आ जाती है। हाँ। तो डिलीवरी को लेकर यहाँ पर महिलाओं को दूर जाना पड़ता है, बड़े अस्पताल में? यहीं चले जाना, मेरठ में हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, सब हो जाता है वहीं? हाँ जी, गाड़ी आ जाती है। नहीं, गाँव में कोई अस्पताल है कि एकदम से इमरजेंसी कुछ हो तो? यहाँ है, यहाँ चले जाओ। हाँ। तो यहाँ कोई बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं होता, लेकिन छोटी हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके लिए शहर जाना पड़ता है बड़ी बीमारी? हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, तो महिलाएं अभी संतुष्ट है, लेकिन उनका कहना है कि अस्पताल और जो मेडिकल इमरजेंसीज होती है उसके लिए उन्हें मेरठ शहर का रुख करना पड़ता है। गांव में जो अस्पताल ज़रूर है, लेकिन वहां पर पूरे बंदोबस्त इस वक्त नहीं है, और यही मांग उनकी सरकार से भी है। चलिए आगे कारवा बढ़ाते हैं, चलते हैं। मेरठ के इस गांव का मिजाज जानने के बाद हमारी टीम मेरठ शहर में पहुंची। मेरठ, जिसे क्रांति की धरती कहा जाता है, ये धरती 1857 के विद्रोह की गवाह रही है। यहाँ की नान खटाई मशहूर है और यहाँ की बनी नान खटाई की सप्लाई कई देशों में होती है। सुबह से हमारा कारवां निकला था चुनावी यात्रा पर, और दिन का वक्त हो चला है, थोड़ी सी भूख सी लगने लगी है। और आप जब मेरठ की गलियों में हो और यहाँ की देसी कुकी यानी कि नान खटाई आपने नहीं खाई तो क्या खाई। एक विशेषता है, इसका एक खास टेक्सचर होता है, मुंह में ही घुल जाती है। अब मुझे तो देख के पानी आने लगा है, लेकिन आप देखिए आज भी देसी भट्टी में इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। जहाँ पर अवन्स आ गए हैं, कई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन आज भी देसी भट्टी में देखिए कैसे इसे धीमी आंच में पकाया जाता है, और यही इसकी खासियत है। भैया ये पककर तैयार है? तैयार है। कितना समय लगता है भट्टी में पकने में? 5 मिनट। 5 मिनट में पक जाती है। और एक बार में कितना पका लेते हैं? 1 मिनट में हो जाती है, 1.5 किलो तैयार हो जाती है। मैं चख लूं? जी चखिए आप। देखिए मुझे ये तो अभी बहुत सॉफ्ट है। ये हवा लग कर टाइट होगी ना। अच्छा, हवा लग के टाइट होगी, तो ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है और काफी गर्म है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्योंकि आप कहीं नहीं खाएंगे। मेरा मन और कर रहा है, लेकिन बाद में मैं जरूर खाऊंगी। सनोज जी भी हमारे साथ है। सनोज जी, मजा आ गया कुकी खा के। क्या खासियत है यहाँ की? देखिए, मेरठ तो अपनी खासियतों के लिए है, क्रांति शहर है, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकने वाला शहर है। और जिस नान खटाई की बात आप कर रहे हैं, अगर मेरठ आए इस मौसम में आप नान खटाई ना खाएं तो फिर समझिए कि बात अधूरी सी लगती है। ये सब क्या है ये खास? ये मेरठ का तोहफा है, नशुंदी मेला है। हाँ। इसकी वजह से दुकान लगती है। ये बिक्री अच्छी हो रही है? बिक्री अच्छी होती है। हमारी 12 महीने की दुकान है ये। 12 महीने की दुकान है। और यहाँ से जो नान खटाई है ये तो देश भर में बिकती होगी? ये हमारी नान खटाई तो है दुबई, सऊदी, सब जगह जाती है। हाँ। सब जगह जाती है आसपास के देशों। लेकिन आज भी पारंपरिक तरीके से आप बनाते हैं भट्टी में, तो जो धुआं निकलता है उससे जहरीला जो धुआं निकलता है, बीमारी की समस्या होती है, तो कभी सोचा नहीं कि कुछ और तरीका अपनाएं? नहीं, हम तो गैस में बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं। हाँ, नहीं वहाँ भट्टी जल रही है, वो गैस पे बन रही है। वो अच्छा, वो गैस में बननी है। हाँ। तो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो क्या बदलाव जनता यहाँ की चाहते हैं? वैसे देखो, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। नहीं, जो सरकार वादे करते हैं व्यापारियों से, आप चूंकि व्यापारी वर्ग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वादे किए पूरे हुए हैं? अभी तक तो पूरे नहीं हुए। खैर नहीं हुए। नहीं हुए। चलिए ठीक है। जो महंगाई हो रही है उसको लेकर भी कोई असर देखने को मिल रहा है इस पर? हाँ, महंगाई की वजह से असर मिल रहा है। हाँ। काम ही नहीं है। पहली बात तो पब्लिक का। हाँ। पब्लिक के पास पैसे होंगे तो ये भी तो कारोबार चलेगा। क्योंकि जिससे बनता है, जैसे मेवे डले हैं, घी डला है, आप सूजी का इस्तेमाल हो रहा है, तेल का इस्तेमाल हो रहा है। तेल तो बहुत महंगा हो रहा है। बहुत महंगा हो रहा है। पहले से मुकाबले और अब के मुकाबले कम से कम 700 रुपए घी पे बढ़े हुए हैं कनस्तर में। तो ये महंगाई तो परेशान कर ही रही है ना? महंगाई परेशान कर रही है। सिलेंडर भी तो महंगा हुआ है। सिलेंडर भी बहुत परेशानी है। सिलेंडर की महंगाई है। कमर्शियल सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर हाँ। पहले 1900 का था, अब 3100 का आ रहा है। तो ये चुनावी मुद्दा होगा ना? ये बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव चुनावी मुद्दा होना चाहिए। तो आप देखिए, आज भी इस भट्टी में धीमी आंच पर नान खटाई को पकाया जाता है, और ये देखिए बनकर तैयार है उस आंच में। काफी समय लगता है। मैं खुद यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं वो आंच महसूस कर पा रही हूँ, और थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं ये दिन रात इस व्यवसाय में है और इस तरीके से नान खटाई को बनाते हैं। लेकिन उदासी की बात यह है कि चूंकि महंगाई बढ़ जाने की वजह से जिन सामग्री का इस्तेमाल होता है, देसी घी, मावा, सूजी, तेल, कमर्शियल सिलेंडर जिस पर पकती भी है, वो सब कुछ महंगा हो चला है। इसकी वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं और ये व्यवसाय करने वाले लोग बहुत उदास हैं। और सरकार से मांग सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाए। हालांकि बहुत से लोग बदलाव की भी उम्मीद कर रहे हैं। आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। खेल की राजधानी के नाम से मशहूर मेरठ में करीब 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां हैं।
जो करीब 3.15 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। ये उद्योग सालाना लगभग 1500 करोड़ का कारोबार करता है और इसके उत्पाद 70 से ज्यादा देशों को निर्यात होते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख आर्थिक इंजन है। इसका जीडीपी 62,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। क्रिकेट के सामान के हब मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे ने कितना बदलाव लाया है, ये भी जानना जरूरी है। विश्व स्तर पर क्रिकेट के सामान के लिए मशहूर मेरठ में क्रिकेट का कोई स्टेडियम नहीं है। हालांकि यहाँ के बने बल्ले से कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड जरूर बने हैं। किसी भी देश, राज्य या शहर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की, और वो तभी मजबूत होती है जब वहाँ का व्यापार, वहाँ का कारोबार फलता फूलता है। और चूंकि हम मेरठ शहर आ पहुंचे हैं और बात जब मेरठ की होती है तो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं और खास तौर पर यहाँ बनाए गए उत्पाद न सिर्फ हमारे देश भारत बल्कि विदेशों में भी बेचे जाते हैं। और इस वक्त परतापुर औद्योगिक क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और अंदर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग उत्पादन हो रहा है। खास तौर पर स्पोर्ट्स का जो सामान है वो यहाँ पर बनता है। और चूंकि मेरठ आप सभी को पता ही है कि भारत की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं उनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे बैट बॉल, जिम इक्विपमेंट्स, एथलीट इक्विपमेंट्स और इंटरनेशनल मैचेस में इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए मेरे साथ अंदर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कितना दृश्य बदला है और पिछले चुनावों से लेकर जो तमाम वादे इनके लिए किए गए थे क्या धरातल पर उन्हें लागू किया गया है, और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ पर जो कनेक्टिविटी मेरठ वासियों को मिली है, यहाँ के कर्मचारियों को मिली है और औद्योगिक क्षेत्र को इससे कितना फायदा होगा, चलिए जानते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए मेरे पीछे बैटिंग पैड्स यहाँ पर बने हुए हैं बड़ी तादाद में, आप जो यहाँ से इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो बैग्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें पूरा किट डाला जाता है, ये बन रहा है। भैया ये कितना समय लग जाता है एक बैग बनने में? एक बैग बनने में जैसे 4 या 5 घंटे लग जाते हैं। हाँ। कितनी आसानी होती है या मुश्किल आती है? हाथ से बना रहे हैं? मुश्किल आती है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि क्या आसान तरीका क्या हो सकता है बनने का? कोई मशीन है ऐसा कुछ? नहीं, ये बनेगा तो इंसान ही बनाएगा, मशीन इंसान ही बनाएगा। मशीन नहीं चलिए बनाएगा। आपका काम कभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सामान आप यहाँ देखिए। ये जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं जो पहनते हैं ट्राउजर्स, वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। स्पोर्ट्स वेयर यहाँ पे बन रहे हैं। पूरी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है जिसके जरिए यहाँ पर ये टैग्स आप देख पाएंगे, ये इस पर चिपकाए जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ और बन रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सिलाई का पूरा काम हो रहा है। भैया बताएंगे क्या क्या ये बन रहा है? ये टी शर्ट बन रही है जी। किट बन रही है? क्रिकेट टी शर्ट बन रही है। तो ये अलग अलग ब्रांड्स के ऑर्डर आते हैं? हाँ जी। कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ? हम 3 साल से। 3 साल से काम कर रहे हैं। तो अच्छा रोजगार मिलता है? बढ़िया है एकदम। तो यही वो बैट्स हैं जो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथ में देखते हैं। चूंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में ये बैट्स बनते हैं। अभी ये पूरी तरीके से रॉ है, आपको मशीनरी में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पहले कटाई होती है बैट्स की, यानी कि कितने साइज का बैट चाहिए उसकी कटाई होती है। और उसके बाद इन बैट्स को यहाँ पर घिसा जाता है। ये जो शेप्स आप देख रहे हैं साइड की, ये इस मशीन से आती है। उसके बाद अंदर इन बैट्स की प्रॉपर घिसाई होती है। आप देखिए घिसाई का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और फाइनल टच जो है फिर उसे बाहर वापस दिया जाता है। फैक्ट्री के मालिक हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष राजपूत है। सुभाष जी कब से फैक्ट्री चला रहे हैं? मैं 19 ईयर्स से। 19 साल से चला रहे हैं और सक्सेसफुली चल रही है? यस। क्या मांगे हैं आपकी और क्या मुद्दा है यहाँ का? इंडस्ट्रीज को लेकर खुश है पूरी तरीके से? हाँ मैम बिल्कुल हम लोग खुश हैं। बस थोड़ा सा इशू क्या है कि कभी बिजली का जो कटआउट होता है एक मेजर इशू है, बट बाकी ओवरऑल हम लोग सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है। जो मजदूर यहाँ पर आते हैं उनको कभी कोई परेशानी? नहीं मैम, वो तो कभी भी हम लोग जितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं उतना रखते हैं लड़कों का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो काम जो है वो बहुत मेहनत का है यहाँ पे जो मजदूर कर रहे हैं, और जो घिसाई का काम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिन रात मजदूर यहाँ पर लगे रहते हैं और ये काम करते हैं। भैया जरा आप मुझे बता पाएंगे कैसे किया जाता है ये? जरा मैं करना चाहूंगी, सिखा पाएंगे? जरा बताइए तो हमें पता चले कि कितना मेहनत लगता है। इधर लाइए मुझे दीजिए। कैसे करते हैं इसको? इसको प्रेशर लगाते हैं? जरा हम ट्राई करते हैं। पकड़िए इधर से, खिसक जाएगा। दोनों हाथों से करना होगा? आपको लग नहीं जाएगा? ये तो ये बहुत मुश्किल का काम है। आपने कैसे सीखा ये?
ऐसे देखते देखते सीख लिया। तो मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, कोशिश देखो मैं यहाँ पे पूरी कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो खुश हैं। हालांकि एक मांग जो है यहाँ पर वो ये है बिजली कटौती की, क्योंकि दिन रात यहाँ पर ये काम करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल होता है, हालांकि हाथों से भी काम किया जाता है। लेकिन सरकार से मांग ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार आए, बिजली की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और अब चौपाल का भी रुख करेंगे और वहां भी जनता से सवाल होंगे और जनप्रतिनिधियों से जवाब लिए जाएंगे इस चुनावी एक्सप्रेसवे में। चलिए आगे मेरे साथ। विकास की एक और पहल ने मेरठ को अब दिल्ली से बहुत नजदीक कर दिया है। रैपिड रेल के आने के बाद मानो दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी बिल्कुल सिमट गई है। मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो चलने के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। बदलाव मेरठ की अर्थव्यवस्था में, लाइफस्टाइल में और साथ ही यहाँ पर कामकाजी जो लोग हैं उनके जीवन यापन में। अब यहाँ पर लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। मसलन वो बड़े शहर जाते हैं और यहीं से वापस शाम को घर लौट आते हैं। आप देखेंगे कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ से लौट रहे हैं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? रैपिड रेल का इस्तेमाल किया? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो साहिबाबाद से आ रहा हूँ। साहिबाबाद से? यहाँ मेरठ से गए थे? नहीं, मैं साहिबाबाद से मेरठ आया हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। तो ये कितने एक ही दिन में सफर तय किया? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले और अब के मुकाबले रेल चलने के बाद समय बचत हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आ रहे हो मैम? मैं दिल्ली से। जॉब करते हो? हाँ। मेरठ में रहते हो? नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी। तो क्या डिफरेंस है सड़क के रास्ते? पहले कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। अच्छा, तो कितना समय लगा आने में? 1 आवर। 1 घंटे का। देखिए दिल्ली और मेरठ का सफर जो कभी उम्मीद सी होती थी वो सपना अब साकार हो रहा है। आप कहाँ से आ रही हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। कहाँ के हो? गाजियाबाद की। और यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअली बैंक की पोस्टिंग के रिगार्डिंग आई थी। रिगार्डिंग। कितना समय लगा आपको? मैं RRTS से आई हूँ। अच्छा, तो वही 35 मिनट्स में आ गए। सीधे तौर पर आप समझिए कि समय की बचत हो रही है, किराए की बचत हो रही है, और जो ट्रैफिक में लोग फंसते थे, परेशान होते थे, जो परिवार एक साथ जाता था, घूमने का तो कोई सोच ही नहीं पाता था शहरों में। मजबूरी होती थी कि कामकाज के लिए जाना है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते थे। लेकिन ये फायदा सिर्फ लोगों तक, नौकरी पेशा तक सीमित नहीं है, उद्योगों को भी इससे बढ़ावा मिला है। रियल स्टेट का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, ज़मीनों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे कि यहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं, जो जनता है, उनको बहुत फायदा हुआ है। तो रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का जो संचालन शुरू हुआ है, उसने वाकई में एक क्रांतिकारी बदलाव मेरठ के लोगों के लिए लेकर आया है। कारवां को आगे बढ़ाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो ये मेट्रो स्टेशन के बाहर हम ठीक खड़े हैं यहाँ पर, और कई व्यापारियों की जो दुकान है, छोटे छोटे ठेले जो होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये रैपिड रेल आने के बाद भैया कोई फायदा हुआ है? जी मैडम, फायदा होता तो किस लिहाज से? थोड़ी दुकानदारी होती है। दुकानदारी बढ़िया है? जी मैडम। पहले जब नहीं था तो ये लोग नहीं आते होंगे शाम में? पहले जब कुछ नहीं था, पहले हम भी नहीं थे यहाँ पे। हम भी नहीं थे। शाम रहती थी। कितने टाइम से आप यहाँ पे? हमें 3 महीने हो गए यहाँ पे। 3 महीने हो गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो दुकानदारी करते हैं। भैया जरा बताएंगे, रैपिड रेल आने के बाद कुछ फायदा हुआ आपका? एकदम फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? आने जाने में और इधर नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं ये शाम में पहले आते थे यहाँ? हाँ, पहले नहीं आते थे। अब ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, ज्यादा आ रहा है। दुकानदारी में कुछ फायदा है, तो दुकानदारी भी अच्छा से बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आप कब से लगा रहे हैं आपकी दुकान अपनी? हो गया 3 महीना जैसा। तो मतलब जब से यहाँ पर रेल आई है तभी से आप लगा रहे हैं? तो लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो यहाँ पर छोटी दुकानें भी लगाते हैं, कि रेल आने के बाद चूंकि लोग सफर ज्यादा करने लगे हैं सड़क मार्ग के मुकाबले यहाँ से, तो उनकी दुकानदारी भी बढ़ी है। गंगा एक्सप्रेसवे ने विकास की गंगा तो बहा दी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। देश की अलग अलग पार्टियां इसे लेकर अपना नैरेटिव सेट करने में लगी हुई हैं। मेरठ का मिजाज, गंगा एक्सप्रेसवे और आगामी विधानसभा चुनाव 2027, इसी की चर्चा करते करते शाम हो चली है और मेरठ में हम दिन भर हमने गुजारा और शाम का वक्त हो चला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दरवाजा कहे जाने वाला मेरठ एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजना है जिसे विकास की धुरी माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार है, व्यापार है, शिक्षा है, अस्पताल है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे वोट दिलाएगा या फिर जमीनी मुद्दे उस पर भारी पड़ेंगे? आज इस वक्त हमारा कारवां इलेक्शन एक्सप्रेस कुटिया चौक पर आ पहुंचा है। ये मेरठ कॉलेज के पास में पड़ता है और यहाँ पर शाम ढलते ढलते चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा मुद्दों की, चर्चा आपकी आवाज की और चर्चा आगामी चुनाव की भी।
इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। एक एक करके मैं आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आशीष प्रताप जी हैं, बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्ष है, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिमन्यु जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी भी हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पर देखिए, आप पीछे तस्वीरें भी देख पाएंगे, शाम होते होते जमावड़ा लग गया है। गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ी परियोजना है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि विकास की धुरी उसे माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या व्यापार रोजगार उससे बढ़ पाए? बिल्कुल बढ़ पाएगा, क्योंकि लगातार जो है हमारी सरकार ने जो है वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर रही है, साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पूरे 12 जिलों में जहाँ से वो गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है वहाँ एक नई टाउनशिप का भी एक प्रावधान है। और लगातार जो मेरठ से प्रयागराज की दूरी जो 10 से 12 घंटे में हम तय करते थे, आज वो 6 से 7 घंटे रह गई है, जिससे न केवल एक आर्थिक विकास हो रहा है, साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का ये महत्वपूर्ण अपना एक एक्सप्रेसवे हमें साबित होता दिखाई देता है। पुष्पेंद्र शर्मा जी, इस पे आपका टेक मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि बड़े दावे वादे तो यहाँ सरकार की तरफ से आशीष जी कर रहे हैं, धरातल पर कितनी सच्चाई इसकी देख रहे हैं आप? नहीं, नो डाउट, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है या पूरा ढांचागत विकास होता है तो प्रदेश को उसका लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अकेले प्रयागराज एक्सप्रेस बनने से विकास हो जाएगा? नहीं, उसके साथ मूलभूत चीज़ें चाहिए। जैसे बहुत से जो गांव वाले हैं जो उस पर जाना चाहते हैं, आसपास के इलाके हैं, उनके लिए लिंक रोड्स नहीं है। और मेरठ से भी ज़्यादा लाभ शायद इसे बदायूं और संभल जैसे जिलों को होगा जहां कनेक्टिविटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर होती रही है सरकार पर सर, लेकिन बड़ा सवाल ये है, चूंकि किसान एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है कांग्रेस की राजनीति का भी, और किसानों से भी मैंने बात की, कई मुद्दे उनके हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको जानना चाहूंगी, अगर सत्ता में आप आते हैं तो क्या वादे लेकर आप आ रहे हैं जनता के बीच में? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो 99% देशवासियों के जो पाँव थे नंगे पाँव थे और 99% छप्पर थे। हमारे पिताजी घर में पैदा हुए, आज अस्पताल में पैदा होती है नौजवान पीढ़ी। उसका कारण यह है कि गांव में CSC अस्पताल ले जाने का काम करा, प्राइमरी स्कूल ले जाने का काम करा, IIT IIM जैसे संस्थान बनाने का काम करा, एम्स जैसे संस्थान बनाने का काम करा। आज दुनिया भर के तमाम जो टॉप कंपनीज है, चाहे फेसबुक है, गूगल है, वर्ल्ड बैंक है, भारत का नौजवान जो यहाँ से पढ़ के निकला है भारत का झंडा बुलंद कर रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, विकास होना चाहिए, विकास का सब समर्थन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ गंगा एक्सप्रेसवे जितनी बड़ी परियोजना है उतने बड़े भ्रष्टाचार का और लूट का अड्डा ये समाजवादियों के लिए बना हुआ है। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार की बात से सहमत हूँ कि अगर जनरल सुविधाएं वहाँ पे मिली होती और जनरल टोल दरें वहाँ पे लगी होती तो हम इनकी बात को सच्चाई मान लेते। इन्होंने इतनी महंगी टोल दरें वहाँ पे कर दी हैं, और जो जनरल सुविधाएं हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको एक चाय वाला नहीं मिलेगा, CNG की सुविधाएं नहीं मिलेगी, और जैसे अध कचरा आम होता है ऐसे ये गंगा एक्सप्रेसवे है। चाय पीजिए और मैं जरा इन लोगों से भी बात करके आऊंगी जो यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, और इनके मुद्दे भी जानना जरूरी हो जाता है। अंकल, कितने सालों से भैया चला रहे हैं दुकान? 25 सालों से। 25 सालों से। 25 साल पहले और अब के में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? ये मान लो बहुत महंगाई बढ़ गई है पहले से। बढ़ गई है। हाँ जी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उससे क्या कोई असर? पहले कॉमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए का आ रहा था, अब 3300 रुपए का आ रहा है, 2000 रुपए बढ़ चुके हैं। हाँ। ये मान लो 3 गुना हो चुका है। नेताजी यहाँ बैठे हैं, क्या मांग होगी उनसे? नेताजी से तो यही मांग है कि महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। अब आदमी की कमाई तो 1 रुपया है, खर्चे 10 रुपए हो रहे हैं। हम अंदर बात करेंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा आएंगे। सर आप बताइए, क्या चुनाव, युवा हैं आप, क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, और जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम पूरे देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं वो मुद्दा है। जी बताइए। गंगा एक्सप्रेसवे की बात तो सही है, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? रोजगार को लेकर मुद्दा स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी बना कोई शहर अभी तक? कितना समय हो गया, कितना समय चाहिए? 12 साल हो गए तुम राज करते हुए, अभी तो कुछ भी नहीं है, धरती पे कुछ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही। आज गैस के लिए परेशान लोग, पेट्रोल के लिए परेशान है, डीजल के लिए परेशान है, DAP मिल नहीं रहा, खाद के लिए आत्महत्या कर रहे हैं किसान भाई। आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो प्रमुख मेरठ के इश्यूज क्या हैं, यहाँ पर लोग क्यों परेशान है? अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? लोकसभा चुनावों में तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जीत का दम आप विधानसभा चुनाव में भी भर रहे हैं। मैडम, जिस परसेंटेज से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है उससे ज्यादा परसेंटेज से हम विधानसभा जीतने जा रहे हैं। 2027 में बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव 2024 में, जो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं इसकी? समाजवादी अपने मुंगेरी लाल के सपने देखती रहे,
भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और ये जो बात गुंडागर्दी की सबकी करते हैं, इनकी हर पार्टी का एक एक बड़ा नेता और एक एक बड़ा वन डिस्ट्रिक्ट वन एक गुंडा एक माफिया इन्होंने बनाया था। ये जो बात भ्रष्टाचार की करते हैं, भ्रष्टाचार में इनका कौन सा नेता ऐसा है जो भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया? कौन सा बड़ा नेता है जो नोएडा की जमीन घोटाले में जेल नहीं गया? कौन सा ऐसा नेता है जो कहीं नहीं गया? ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश। जो कानूनी तरीका है कार्रवाई करने का, योगी मॉडल जो है, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े होते हैं और खासतौर पर जो एनकाउंटर वाली कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है इसको लेकर कि ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात नहीं। अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो क्या उससे फूल बरसाए जाएंगे? मतलब कोई अगर माफिया, कोई अगर गुंडा हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उनके साथ बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा और फिर पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करना चाहिए? पुलिस को हाथ खड़े कर देना चाहिए। मैं इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ है वो तो शंकराचार्य हो गया, प्रातः स्मरणीय हो गया। जो आपके खिलाफ विचार नहीं बन रहे वो आतंकवादी है। आपने किसान आंदोलन कर रहे थे, सबको आतंकवादी खालिस्तानी का। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, एनकाउंटर में मुख्यमंत्री जी के सजातीय कितने लोग हैं जिनका एनकाउंटर हुआ हो? मैं बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी था। दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो बड़े बड़े मलाईदार पद हैं, वो किसकी जाति को मिले हुए हैं? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिक्र लगातार हो रहा है, जब आपका भी शासनकाल था, एक बार नहीं 2 बार योगी सरकार आई और अब तीसरी बार दम भर रही है बीजेपी के हम वापस से सरकार बनाएंगे। आपकी सरकार को यहाँ की जनता ने अगर नकारा है तो आपके शासनकाल में जो कमियां रही होंगी उसी की वजह से नकारा, और अब वापस लौट कर आएंगे तो क्या बेहतर कर लेंगे? मैडम, नकारा जनता ने नहीं है, नकारा ईवीएम ने है, इनकी चोरी ने है। दूसरी चीज, कल ही इनके एक पूर्व मंत्री का बयान है कि जो यहाँ पे नकली राम है उन्हें पहचानने को मना कर दिया। उन्हें कह दिया कि इन्हें मानता कौन है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनको जानता कौन है। इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी बिना माइक, बिना माइक। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं जाएगी बिना माइक, आवाज नहीं जाएगी। आप चिल्लाने नहीं है, आप चिल्लाइए नहीं। हम आपके में नहीं बोलते ना। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार भी है ना, तो वहाँ पर भी ईवीएम से ही वोटिंग होती है। तो ये हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना अपनी योजनाओं की नाकामियों का, ये कब तक चलेगा? मैडम, ये कभी तक नहीं चलेगा। हम आपको ये बता रहे हैं 2029 में और 27 में ये जितने भ्रष्टाचारी हैं कोई बीजेपी के बचेंगे नहीं, ये सब जेल जाएंगे। ये सारे चोर हैं और इनका बड़ा घर इनका। बदलाव क्या लेकर आएंगे आप? ये बदलाव तो मैडम हमने जो पहले मध्यांचल को जोड़ा था, जो हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, सही पहचान वो है। और उस पर नॉर्मल टोल पे ही आदमी चलते हैं और ना कहीं से वो धंसा है ना कहीं से फटा है। रोड से आ रही हूँ कॉलेज के सामने से, दोनों तरफ की जो रोड थी वो टूटी हुई थी, पक्की रोड नहीं थी। इतना जाम मुझे मिला है, आप लोग ने खुद ने हमारा इंतजार थोड़ी देर किया है, बहुत जाम में मैं फंसी हूँ। और ये स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, सीएम ग्रिड के ऊपर काम चल रहा है, सीएम ग्रिड की योजना से काम चल रहा है। उस जब काम चल 4 साल गुजर गए आपकी सरकार को, अभी दूसरे टेन्योर की। ये 4 साल नहीं गुजरे, ये काम अभी 3 महीने पहले शुरू हुआ है। आप ये समझने चाहिए कि जो विकास कार्य हो तो समय लगता है। तो मेरठ के चौपाल से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बेहद दिलचस्प है। यहाँ की जनता विकास तो चाहती है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का स्वागत भी करती है। यानी साफ है कि इस बार वोट सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी पड़ेंगे। यानी कि विकास के साथ साथ यहाँ की जनता जवाबदेही भी चाहती है। तो मेरठ के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चुनावी एक्सप्रेस का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। फिर मुलाकात होगी हमारे साथ हमारे अगले पड़ाव संभल में। आप चलिए हमारे साथ।